सो हेलो व्यूअर्स, वैद आईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपने नए सेगमेंट में बात करेंगे एविडेंस एक्ट के जो अपकमिंग हमारे जो क्वेश्चंस हैं इस सेगमेंट के, उन क्वेश्चंस को पहले की ही भांति ऑप्शन वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन को तैयार किया जा सके, उसके सभी ऑप्शंस को सॉर्ट आउट करते हुए सॉल्व करते हुए। तो हम लोग इस सेगमेंट के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि सेट नंबर 7 है। और आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ दिस सेगमेंट इज इंडियन एविडेंस एक्ट वेदर अ जज कैन आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। क्या है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या कोई न्यायाधीश जो है साक्ष्यों की परीक्षा करते समय साक्षी से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछ सकता है, इस संबंध में बात की गई है। पहला ऑप्शन देखिए, नहीं, इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें मजिस्ट्रेट कोई क्वेश्चन पूछ सके। हाँ, पूछ सकता है। न्यायाधीश को साक्ष्य अभिलिखित करते समय मूक दर्शक के रूप में बैठना चाहिए। और जो डी है वो क्या बात करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, जो ऑप्शन बी है उस आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इसके लिए हमें सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं उसमें क्या बात की गई है। सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अभी 165 बारे में और भी आपको बताएंगे। देखिए क्या बात करता है सेक्शन 165। सेक्शन डील्स विद द जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन। ठीक है, क्या बात करता है, पुट क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो यहीं से भी आपकी बात क्या हो रही, क्लियर हो रही है। लेकिन इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। द जज में क्या कर सकता है, में, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, पूछ भी सकता है और एक मूक दर्शक की तरीके से बैठा रह करके भी साक्ष्य के बारे में, साक्षी के से की बयान के बारे में सुन सकता है। इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट आस्क एनी क्वेश्चन। क्या है, आस्क एनी क्वेश्चन, मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी साक्षी से क्या कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन चल रहा हो विटनेस का, तो आपका इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यस, मजिस्ट्रेट कैन आस्क या मे आस्क एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है जो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, मैच करना है। सेक्शन 159, सेक्शन 154, सेक्शन 60 एंड सेक्शन 141 क्या बात करता है। देखिए पहला क्या बात है, 159 क्या बात करता है, सबको पता है, रिफ्रेशिंग मेमोरी से रिलेटेड है, मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए यूज आता है। 154 जो है वो होस्टाइल विटनेस की बात करता है कि आप अपने विटनेस को लेकर के आए। और वो मतलब होस्टाइल विटनेस क्या होगा, होस्टाइल विटनेस वो कि जिस पक्ष की तरफ से वो गवाही देने आया, उस पक्ष के फेवर में गवाही ना देकर उसके अगेंस्ट अगर गवाही देता है, या अपोजिट पार्टी के फेवर में अगर वो गवाही देने लगता है, स्टेटमेंट अपने देता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ऐसे विटनेस को होस्टाइल विटनेस पुकारा जाता है। और जो कि कहां पर बताया गया है, ये सेक्शन 54 इसके साथ डील करता है। तो देखिए पहले का कौन सा है, ए का 3 देखिए इसमें है, इसमें है, बी का 4 दोनों में है। अभी और आपको देखना पड़ेगा, कई बार क्या होता है कि आपको एक ही आंसर से, पहले का अगर एक का पता है, किसी एक का पता है, तो उसी से आपको सही आंसर मिल जाता है। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तीसरी बात करिए, क्या बात करता है, सेक्शन 60। तो सेक्शन 60 बात करता है किसके, ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है। अब देखिए कौन सा है, तीसरे का सी का 2। तो ये आपका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। और 141 जो है वो क्या बात करता है, लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बात करता है, जिनमें क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो क्या होते हैं वो खुद में ही आंसर्स को सुझाते हैं, दिखाई देते हैं, जिनमें हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है, उनको लीडिंग क्वेश्चंस कहा जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात क्या करता है, जुडिशियल कन्फेशन मींस अ कन्फेशन मेड। ऐसी कन्फेशन जो कौन सी न्यायिक कन्फेशन है, न्यायिक संस्वीकृति है। और न्यायिक संस्कृति समझ में आता होगा कि ऐसी संस्वीकृति, ऐसी कन्फेशन जो मजिस्ट्रेट के समक्ष या कोर्ट के समक्ष की जाए, उस कन्फेशन को क्या कहते हैं, उस कन्फेशन को जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। जिसके बारे में प्रोविजन कहां पर दिया गया है, कन्फेशन से रिलेटेड प्रोविजन तो आपका सेक्शन 21 बात करता है एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन अगर कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट की बात करेंगे तो 164 ऑफ सीआरपीसी जो है डील्स विद कन्फेशन और जुडिशियल कन्फेशन, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन की जाती है। तो क्या हो जाएगी, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष, बी पुलिस अधिकारी के समक्ष,
पुलिस अधिकारी के समक्ष में आप देखते हैं क्या है, एनी स्टेटमेंट विच इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, उसका कोई भी क्या होगा, एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रहती है। तो ये कहां पर, जिसमें क्या बात की, ये सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी इसके बारे में प्रावधान करते हैं। डॉक्टर के समक्ष भी कोई ऐसी की गई कन्फेशन जो है वो, ये कौन, डॉक्टर के कन्फेशन अगर समक्ष करते हैं तो ये जुडिशियल कन्फेशन ना होकर के क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगी, इसको मान लिया जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा, तो न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हुई कन्फेशन संस्कृति क्या होगी, जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगी, न्यायिक स्वीकृति कहलाएगी। तो ये आपका जो होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर एंड रिलेटेड प्रोविजन इज गिवन इन 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात करता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 64, द एविडेंस अनअर्थड बाय द स्नाइपर डॉग फॉल्स अंडर, खोजी कुत्ते के द्वारा जो साक्ष्य खोजा जाता है, आपने देखा होगा पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा जो फोर्सेज होती हैं उनके पास क्या होते हैं, स्नाइपर डॉग्स होते हैं, उन डॉग के माध्यम से उनको कपड़ा सुंघा करके या कोई ऐसी थिंग, कोई आर्टिकल जो सुंघा करके क्या करते हैं, उसको खोजने की कोशिश करती है। और ऐसे कुत्तों के द्वारा जो खोजा गया जो साक्ष्य होता है, एविडेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको साइंटिफिक एविडेंस बोला जाता है, वैज्ञानिक साक्ष्य बोला जाता है। ना तो ये मौखिक साक्ष्य होगा, ना दस्तावेजी, और ना सुना सुनाया साक्ष्य, मतलब हेयरसे, क्योंकि हेयरसे का एक्सप्रेस प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट में किया ही नहीं गया। वो जब सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें पोस्टर का केस पढ़ेंगे, वहां पर एविडेंस जो है, हेयरसे एविडेंस को एक केस के माध्यम से अपनाया गया है, एडमिसिबल बनाया गया है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक साक्ष्य होगा, और खोजी कुत्ते के द्वारा खोजा गया साक्ष्य वैज्ञानिक साक्ष्य होता है। इसको किस केस में बताया गया, इससे संबंधित जो केस है वो अब्दुल रज्जाक का केस है। अब्दुल रज्जाक, ये याद रखिए आप, अब्दुल रज्जाक का जो केस है वो किससे रिलेटेड है, वो स्नाइपर डॉग्स के द्वारा खोजा गया कोई जो साक्ष्य होगा उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए क्या उसका उद्देश्य होता है, टू एग्जामिन द इंटेलिजेंस ऑफ द विटनेस, नहीं, इंटेलिजेंस कोई जानने की या जांच करने की चीज नहीं है विटनेस की, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या बात करता है, टू एग्जामिन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द विटनेस, बिल्कुल जो इम्पार्शियलिटी है उसको देखा जा सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा, टू एग्जामिन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, साक्षी की जो साक्ष्य विश्वसनीयता है उस विश्वसनीयता को परखने का कार्य किया जा सकता है, बिल्कुल, कि वो विश्वसनीय है या नहीं है। तीसरा एंड फोर्थ आपका डी ऑप्शन क्या पड़ता है, टू एग्जामिन द गुड कैरेक्टर ऑफ द विटनेस, गुड या बैड कैरेक्टर के बारे में सीधे सीधे बताया गया, प्रोविजन किया गया है कि अच्छे या बुरे साक्ष्य का, सील का साक्ष्य जो है या कैरेक्टर के साक्ष्य के बारे में ध्यान नहीं दिया जाएगा। अलग अलग कंडीशंस पे कहां पर इन पर ध्यान दिया जाए, कहां नहीं दिया जाएगा, वो अलग अलग कंडीशंस है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, टू एग्जामिन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, किसी विटनेस की, किसी साक्षी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको परखने के लिए क्या किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर ये ऑप्शन ना दिया हो और ये दिया हो तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखेंगे तो कौन सा आपको मिलेगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या बात करता है, द केस ऑफ शरद चंद्र डे वर्सेज गोपाल चंद्र लाहा 1891 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। शरद चंद्र डे जो है, शरद चंद्र डे का केस जो है वो किससे रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और ये केस जो रिलेटेड है वो आपका स्टॉपल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, स्टॉपल से रिलेटेड है। और ये चैप्टर नंबर कौन सा, ये चैप्टर नंबर आपका 8 है, जो क्या करता है, डील्स विद स्टॉपल, सेक्शन 115 टू 117। और यह जो ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर, ये अध्याय जो है, ये एक सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ दिस एक्ट है, ठीक है। बाकी कैसा जो है, अगर एविडेंस एक्ट को देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि एविडेंस एक्ट जो है वो किस प्रकार का एक्ट है, उसका नेचर क्या है, तो वो कैसा एक्ट है, प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन अगर यही आप बात करते हैं, और प्रोसीजरल लॉ में क्या ये एक जो पार्ट है और ये जो 3 सेक्शन हैं, ये सब्सटेंटिव लॉ के सेक्शन हैं, सब्सटेंटिव लॉ के तरीके की बात करते हैं, उस नेचर की बात करते हैं। और इसीलिए जब बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है, एडजेक्टिव लॉ। कौन सा, एडजेक्टिव लॉ। और जब बिहार में आप पेपर दे रहे होंगे और वहां पर पूछा जाएगा नेचर ऑफ एविडेंस एक्ट, तो आप क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लॉ। और यही यूपी में अगर पूछा है तो आप लगाएंगे प्रोसीजरल लॉ।
सब्सटेंटिव लॉ कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि सभी प्रोविजंस जो है वो सब कैसे प्रोसीजर से रिलेटेड है। तो ये हो गया सेक्शन 6। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 क्या बात करता है? ये रेजिस्ट्रे की बात करता है, जिसको हम फॉर्मिंग द सेम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है। सेक्शन 124 प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और ये ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है उन ऑफिशियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करता है। और सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद एक्सपर्ट ओपिनियन। किससे बात करता है? एक्सपर्ट ओपिनियन से रिलेटेड है। साइंस, आर्ट, इन सब चीजों पर क्या होगा कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जा सकती है। ये सेक्शन किसकी बात करता है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो बी आंसर जो होगा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 67, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 व्हाट हैज नॉट बीन मेंशन्ड। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, वो दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है जो उसके साथ डील नहीं करता है? तो देखिए रेलिवेंसी ऑफ एविडेंस की बात करता है, तो रेलिवेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस कहां दिया है? सेक्शन 5 to 55। ये किससे बात करते हैं? हालांकि इसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो सेक्शन 6 to 55 जो है इज डीलिंग विद रेलिवेंसी प्रोविजंस। रेलिवेंसी ऑफ एविडेंस की बात करते हैं। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, जो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस है वो कौन से बात करता है? सेक्शन 136 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज टॉकिंग अबाउट द रेलिवेंसी ऑफ एविडेंस। वेट ऑफ एविडेंस, तो वेट ऑफ एविडेंस नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए? वर्डन ऑफ प्रूफ जो है, वर्डन ऑफ प्रूफ से डील करता है सेक्शन 101, 102 ये, और इसके साथ ही कुछ अन्य जो प्रोविजंस हैं वो वर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं, जबकि वेट ऑफ प्रूफ की या वेट ऑफ एविडेंस की बात यहां पर नहीं की जाती है। इसलिए आपका जो देखिए कौन सा होगा? ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका सही आंसर हो जाएगा। सो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बात करता है? देखिए सेक्शन 107 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मेक्स प्रिजम्पशन अबाउट। देखिए सेक्शन 107 और 108 ये दोनों जो है इनमें काफी कंफ्यूजन होता है प्रिजम्पशन को लेकर के। तो सेक्शन 107 जो है ये किस बात की बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति जो 30 साल, इसमें 30 ईयर भी पूछ लेता है, कितने साल से उसको देखा गया हो, ना जाना गया हो, या वो कितने दिन से हो, तो उसके और बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है, जो ऐसी बात कह रहा था उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो ऐसा साबित करे कि ऐसा व्यक्ति जीवित है या ऐसा व्यक्ति मर चुका है। तो यहाँ पर जो बात की गई है, फिर जो अगर ईयर्स की बात की गई है तो 107 में 30 ईयर्स की बात की गई है, और प्रिजम्पशन किस बात का है? प्रिजम्पशन ऑफ अलाइव, जीवित होने का प्रिजम्पशन किया जाता है। जबकि 108 बात करता है 7 ईयर्स के प्रिजम्पशन का। अगर ईयर पूछा जाए और जो प्रिजम्पशन अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? डेथ का प्रिजम्पशन। 108 में डेथ के प्रिजम्पशन की बात की गई है, 107 में लाइफ के या अलाइव होने की प्रिजम्पशन की बात की गई है। तो ये होगा आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या डील करता है? डील्स विद व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन नार्को टेस्ट। देखिए नार्को टेस्ट जो है इसमें कंपेल किया जाता है किसी व्यक्ति को अपने अगेंस्ट बोलने के लिए, इसलिए जो नार्को टेस्ट है वो उसका पूछा गया है कि उस स्टेटमेंट का नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगा, क्या वो एडमिसिबल होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, क्या उसकी रेलेवेंसी होगी। इस संबंध में तो देखिए यह साक्ष्य नहीं है, पहला सब ऑप्शन कह रहा है। दूसरा कह रहा है यह वैज्ञानिक साक्ष्य है, क्योंकि वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से प्राप्त किया था। यह एक मौखिक साक्ष्य है, यह परिस्थितिजन्य या सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। तो देखिए इसको इट इज नॉट एन एविडेंस, इसको साक्ष्य के रूप में नहीं माना गया, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें किसी व्यक्ति को अपने अगेंस्ट बोलने के लिए कंपेल किया जाता है कि नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट है। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इसको साक्ष्य के रूप में नहीं माना गया है। और इससे रिलेटेड एक केस है श्रीमती सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का ये केस है, जिसमें बताया गया क्या? एक तो नार्को टेस्ट, दूसरा ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग जो है इन दोनों को क्या बताया गया कि ये एविडेंस के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये एविडेंस के अंतर्गत इनको नहीं माने ठहराया जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये जो नार्को टेस्ट है, नार्को टेस्ट को एविडेंस के रूप में नहीं माना जाएगा या साक्ष्य नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ए जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट इज
कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद whom ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। देखिए, ऐसी संसूचनाएं जो गोपनीय संसूचनाएं हैं, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस हैं, उनके बारे में पूछा गया है कि किसके बीच की जो कम्युनिकेशंस हैं उनको कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन में माना जाएगा। मैं चैप्टर बता दे रहा हूं आपको, चैप्टर नंबर 9 है आपका, जो स्टॉपेल के बाद आता है। ये 118 से शुरू होता है और 134 पे जाकर के समाप्त होता है, और जिसमें जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात की गई है वो 21 से लेकर के आपको 131 तक ऑलमोस्ट की गई है। इन्हीं में आप देखिए और देख करके आप इसका जो सही आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये पहले कुछ सेगमेंट की बात ही क्या है, इसमें भी हम एज अ होमवर्क आपको ये क्वेश्चन देते हैं, और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम आपसे विदा लेंगे। ये हमारा जो सेगमेंट है ये कंप्लीट होता है, इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नए सेगमेंट के साथ आप लोगों के सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।